गुड मॉर्निंग क्लास 12। वेलकम बैक टू कॉमर्स नूक। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने यूनिट 4 का सेशन 1 कंप्लीट कर दिया था। आज की जो हमारी क्लास है दैट इज़ सेशन 2 फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग। तो ये फंडामेंटल्स क्या होते हैं? ये कुछ कोर कंसेप्ट्स होते हैं या फिर बेसिक्स होते हैं जो कि हमारे अकाउंटिंग के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। तो सबसे पहले जो आज का टॉपिक है हमारा दैट इज़ प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। मैं मीनिंग करवाने से पहले आपको प्रोसेस इसलिए करवा रही हूँ ताकि आपको जो अकाउंटिंग का मतलब है वो ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको एक बार प्रोसेस क्लियर हो जाएगी देन अकाउंटिंग का मीनिंग आपको और ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर हो जाएगा। सो लेट्स अज्यूम कि मिस्टर ए नाम से एक बिजनेसमैन है या बिजनेस वुमेन है। मिस ए नाम से या मिस्टर ए नाम से एक बिजनेस पर्सन है। वो क्या करता है? वो उसका क्लोथिंग का बिजनेस है। उसने पूरे साल बिजनेस किया, बहुत सारी एक्टिविटीज़ की जिससे कि उसे कुछ ना कुछ गेन हुआ होगा या फिर कुछ लॉस हुआ होगा, राइट? बट एट द एंड ऑफ द ईयर उसे समझ में नहीं आ रहा है कि उसने कितना पैसा कमाया। उसने ये देखा कि उसने कुछ सामान मंगवाया एंड कुछ सामान बेचा, कुछ खर्चे हुए यानी कि उसके कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे, कुछ इनकम्स हुई होगी, बट अभी तक उसे ये क्लियर नहीं हो रहा कि इतना पैसा लगाने के बाद या इतना पैसा आने के बाद भी उसने कितना कमाया। तो इसके लिए वो क्या करता है? वो जाता है एक सीए के पास और उसे पूछता है कि आप मेरी हेल्प करो ये पता लगाने में कि मैंने पूरे साल बिजनेस में कितना पैसा कमाया। तो ये सीए उसे क्या कहेगा? ठीक है, आई विल हेल्प यू। सबसे पहले आप अपनी सारी की सारी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं एक साल के अंदर वो आप मेरे पास लेकर आ जाएं। यानी कि पूरी ट्रांजेक्शन एक साल के अंदर जितनी भी हुई हैं उसका रिकॉर्ड आप मेरे पास लेकर आ जाएं। सारे के सारे बिल्स वगैरह यानी कि आप मेरे पास लेकर आ जाएं। ठीक है। अब जैसे वो ये मिस्टर ए है वो सीए के पास सारे ट्रांजेक्शन्स लेकर आ जाता है, सारे बिल्स वगैरह डॉक्यूमेंट्स वगैरह लेकर आ गया। अब ये सीए क्या कहेगा? वो उसे कहेगा हम सबसे पहले क्या करेंगे, इन बिल्स में से ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सी ऐसी ट्रांजेक्शन है जो बिजनेस से रिलेटेड है। अब ऐसा क्यों बोला उसने? तो पूरे साल के अंदर मिस्टर ए ने पैसा खर्च किया है, पैसा कमाया भी है, तो जितनी भी ट्रांजेक्शन्स हुई होंगी वो उसके घर की ट्रांजेक्शन भी होंगी यानी कि उसकी पर्सनल ट्रांजेक्शन भी होंगी और कुछ उसकी ट्रांजेक्शन्स होगी वो बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होंगी। तो ये जो सीए है वो उसे क्या बोलेगा कि हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर या फिर हम लोग अकाउंटिंग के अंदर सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जो कि बिजनेस से रिलेटेड हैं। ये जो घर की ट्रांजेक्शन है या फिर पर्सनल ट्रांजेक्शन है उसका बिजनेस की ट्रांजेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। अकाउंटिंग के अंदर आप ये चीज़ें घर के खर्चे उसे रिकॉर्ड नहीं करते हैं, आप सिर्फ और सिर्फ बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो ये सीए ने इसे पहला काम क्या दिया, हम ये जो आप बिल्स लेके आए हो मेरे पास इतने सारे, उसमें से सबसे पहले हम लोग जो बिजनेस वाले बिल्स हैं उसे अलग कर दो और जो घर वाले हैं उसे निकाल दो। तो ये हो गया हमारा पहला स्टेप कि आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को। सेकेंड स्टेप क्या होगा? मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। आप सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर जो कि जिसे आप पैसे के टर्म्स के अंदर काउंट कर सकते हैं। तो लेट्स से कि आपके पास कोई सेल्स पर्सन था, ठीक है, अब क्लोथिंग का ही बिजनेस है आपका, आपके पास कोई एक सेल्स पर्सन था, वो अचानक से जॉब छोड़कर चला गया। अब उसके जाने से आपको कुछ लॉस हुआ होगा तो आप उस लॉस को रिकॉर्ड करते हो, उस सेल्स पर्सन के जाने की एक्टिविटी को रिकॉर्ड नहीं करते हो। ठीक है, सेल्स पर्सन की एक्टिविटी को यानी कि उसके जाने की चीज़ को या उसके जाने की एक्टिविटी को आप रिकॉर्ड नहीं कर रहे हो, आप लॉस को रिकॉर्ड कर रहे हो। लॉस को रिकॉर्ड आप कैसे करते हो? क्योंकि आप उसे पैसे की टर्म में काउंट कर सकते हो, आप उसे पैसे में मेजर कर सकते हो। तो आप सिर्फ और सिर्फ वही ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करते हैं जिसे आप मनी के टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो, जिससे कि आप पता लगा सकते हो कि आपका के पास कितना पैसा आया, राइट? ये होता है हमारा मेजरमेंट इन टर्म्स ऑफ मनी ओनली। थर्ड स्टेप विल बी रिकॉर्डिंग।
अब आपने ये देख लिया कि बिज़नेस ट्रांजैक्शंस कौन सी हैं, देन आपने ये देखा कि उन बिज़नेस के ट्रांजैक्शंस में से वो ट्रांजैक्शन कौन सी है जिससे कि आप मनी के टर्म्स में कैलकुलेट कर सकते हैं। थर्ड स्टेप में आप क्या करते हैं, रिकॉर्डिंग में आता है, आप करते हैं जर्नल। तो बहुत सारे हमारे अकाउंट्स के अंदर बुक्स होती हैं, ठीक है। अब पहले जो हम लोग ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, जहाँ पर सबसे पहले जहाँ पर हम लोग कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, दैट इज़ जर्नल। जर्नल में आप सबसे पहले कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हो, इसे हम लोग इसीलिए बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी बोलते हैं। जर्नल का दूसरा नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री। तो पूरे साल के अंदर मिस्टर ए हैं जो, उन्होंने जितना भी पैसा कमाया होगा उन्होंने क्या किया होगा, उसे जर्नल के अंदर रिकॉर्ड किया होगा। तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन आप जर्नल के अंदर रिकॉर्ड करते हो। ध्यान रहे, जहाँ पर सबसे पहले रिकॉर्ड होती हैं आपकी ट्रांजैक्शन, वो होती है जर्नल, ठीक है। सेकेंड स्टेप विल बी फोर्थ स्टेप विल बी क्लासिफाइंग। क्लासिफिकेशन होती है आपकी लेजर के अंदर। लेजर में क्या करते हैं आप, ग्रुप ट्रांजैक्शन ऑफ वन नेचर एट वन प्लेस। इसे समझने के लिए पहले एक बार दोबारा से हम लोग जर्नल में चलते हैं। जर्नल में आपने क्या किया, आप सारी ट्रांजैक्शन को एक ही जगह पर रिकॉर्ड कर रहे हो। ऑल ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड एट वन प्लेस, ऑल ट्रांजैक्शन एट वन प्लेस। लेकिन लेजर में क्या करते हो, आप ग्रुप कर देते हो, यानी कि जो सेम तरह की ट्रांजैक्शंस होंगी आप उसे एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर रहे हो। जर्नल में सब काम एक जगह पे हो रहा है, लेजर के अंदर आप ग्रुप कर देते हो। एग्जाम्पल के तौर पे आप समझो कि आपके पास एक नोटबुक है, आप उस नोटबुक के अंदर सारे के सारे सब्जेक्ट का काम कर रहे हो। मान लो एक आपने 5 सब्जेक्ट वाली नोटबुक लगा ली, अब उसके अंदर आप साइंस का काम भी कर रहे हो, मैथ्स का भी काम कर रहे हो, इंग्लिश का भी काम कर रहे हो, तो सारा काम आप एक ही नोटबुक में कर रहे हो। तो वो तो हो गया, उस नोटबुक का एग्जाम्पल हो गया जर्नल। लेजर कैसे हो जाएगा इसके अंदर, कि आपने उस 5 सेक्शंस हैं उस नोटबुक के अंदर, हर एक सेक्शन को आपने डिवाइड कर दिया, ग्रुप कर दिया। साइंस के जितने भी नोट्स होंगे वो आपने एक सेक्शन में कर दिए, मैथ्स के एक सेक्शन में कर दिए, देन इंग्लिश के एक सेक्शन में आपने नोट्स बना लिए उसके, ठीक है। तो ये हो गया लेजर का एग्जाम्पल, राइट। सो नाउ लेट्स सी कि आपको लेजर की ज़रूरत ही क्यों पड़ी। आप सीधा जर्नल से भी तो काम चला सकते थे। तो जर्नल में आप लोग क्या करते हो, अभी मैंने बताया कि आप सारी ट्रांजैक्शन एक जगह रिकॉर्ड कर देते हो। तो मान लो कि आपने 1 जून को, 1 जून को आपने क्या किया था, कुछ सामान खरीदा होगा, ठीक है, परचेजेस टू कैश। देन आपने 2 जून को सामान बेचा होगा, ठीक है, तो उससे पैसा आया होगा, कैश डेबिटेड टू सेल्स, राइट। देन उसके बाद आपने कोई किसी को सैलरी दी होगी, 3 जून को आपने सैलरी दी किसी को, सैलरी डेबिटेड टू कैश। तो ऐसी बहुत सारी ट्रांजैक्शन आपने पूरे 1 महीने में की होंगी। अब यहाँ पे देखो कि जर्नल में आप क्या कर रहे हो, सारी ट्रांजैक्शंस को एक ही जगह रिकॉर्ड कर रहे हो। तो मुझे अगर मान लो जी ये जानना है कि, एक और एग्जांपल लेते हैं, चलो 4 जून को आपने दोबारा से कोई सामान खरीदा होगा, परचेजेस डेबिटेड टू कैश। मुझे ये जानना है कि मुझे जून के महीने में कितना मैंने सामान खरीदा। तो मुझे हर एक पेज के ऊपर काउंट करना पड़ेगा कि एक तो मैंने 1 जून को सामान खरीदा था, देन मैंने 4 जून को सामान खरीदा, देन 6 जून को शायद मैंने दोबारा खरीदा होगा, 15 जून को मैंने खरीदा होगा सामान। तो यहाँ पर ये क्या हो रहा है, मुझे हर एक पेज को देखना पड़ रहा है, हर एक ट्रांजैक्शन को काउंट करना पड़ रहा है। तो ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाता है। तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, लेजर का इस्तेमाल करती हूँ। ये लेजर मेरी हेल्प करता है कि मैं ये जितनी भी परचेज़ की ट्रांजैक्शंस होंगी मैं उसे एक ही जगह पे कर दूँगी। तो परचेज़ क्या करूँगी, मैं एक बनाऊँगी अकाउंट, जिसको नाम दे देती हूँ मैं परचेजेज़ अकाउंट। अब जितनी भी ट्रांजैक्शन परचेज से रिलेटेड होंगी उसे मैं यहाँ पर रिकॉर्ड करती रहूँगी। तो जैसे 1 जून को मेरी यहाँ पे ट्रांजैक्शन हो गई, देन उसके बाद मैंने 4 जून को ख़रीदा था सामान। तो इस तरीके से मैं उसे एक सारी की सारी परचेज से रिलेटेड जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी उसे मैं एक ही जगह पे रिकॉर्ड कर देती हूँ। तो इस एक जगह पे रिकॉर्ड करने को हम लोग बोलते हैं लेजर, राइट। जर्नल में सब काम एक ही जगह पे हो रहा है,
लेकिन लेजर में आप क्या कर रहे हैं, एक ग्रुप कर देते हैं ट्रांजेक्शन को। सेम हो जाएगा, सैलरी भी ऐसे ही आप रिकॉर्ड करोगे कि एक मैंने सैलरी का अकाउंट बना दिया इस तरीके से। ये मैं आपको आगे बताऊंगी, पूरे आगे आएगा ये कैसे बनाते हैं ये। अभी के लिए आप सिर्फ समझने की कोशिश करो। सैलरी का मैंने एक अकाउंट बना दिया, फिर मैंने इसके अंदर ट्रांजेक्शन्स कर दिए। कैश के रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन्स होंगी मैं उसे भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। देन कोई मैंने सामान बेचा है, उसके रिलेटेड जितनी भी ट्रांजेक्शन होंगी मैं लेजर के अंदर रिकॉर्ड कर सकती हूँ, ठीक है। जैसे कैश का अकाउंट बना के देखते हैं, कैश अकाउंट, ये हो गया कैश। मैंने सामान बेचा था, उससे मुझे पैसा आया तो मैंने उसे रिकॉर्ड कर दिया, ठीक है। किसी को मैंने सैलरी दी थी तो उसके रिलेटेड मेरा पैसा गया होगा तो वो वहाँ पर रिकॉर्ड हो जाएगा कैश अकाउंट में। तो ये हो गया, सारी कैश की ट्रांजैक्शन मैंने एक ही जगह इकट्ठी कर दी हैं, राइट। तो ये होता है हमारा क्लासीफाइंग। रिकॉर्डिंग इज जर्नलिंग और क्लासीफाइंग में आ जाता है आपका लेजर। फिफ्थ स्टेप पे हमारा समराइजिंग। अब हम लोगों ने जर्नल बना दिया, देन उसके बाद हमने लेजर बना दिया। अब हम करते हैं समरी। समरी नाम से ही क्लियर हो रहा है आपको, आप एक बेस बना लेते हैं, बेस भी नहीं, आप कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हो कि आपने ये जो जर्नल एंड लेजर बनाया उसका क्या कंक्लूजन है। अब रिकॉर्ड तो कर लिए ट्रांजेक्शन्स, अब उस रिकॉर्डिंग से मुझे कुछ पता तो नहीं चल रहा है, ना ही लेजर से मुझे कुछ पता चल रहा है। मुझे पता कैसे चलेगा, जब मैं इसकी समरी बनाऊंगी। समरी में आप क्या करते हैं, एक तो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, एक ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड बैलेंस शीट बनाते हैं। ये तीन चीज़ें हैं जो कि हम लोग प्रिपेयर करते हैं ताकि हम एक जितने भी ट्रांजेक्शन है उसकी समरी निकाल सकें। अब ट्रायल बैलेंस क्यों बनाते हैं, ट्रायल बैलेंस बिजनेस पर्सन है वो अपनी कन्वीनियंस के लिए बनाता है ताकि उसे आइडिया लग जाए कि जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं है। तो ये आप मैच करने के लिए ही करते हैं कि जो डेबिट वाली साइड है क्रेडिट से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। तो एरर को डिटेक्ट करने के लिए, कोई गलती पता करने के लिए आप क्या करते हैं, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करते हैं। जो ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उससे आपको पता चलता है कि आपने अपने बिजनेस के अंदर कितना प्रॉफिट कमाया है और कितना लॉस कमाया है, ठीक है। तो ये आप इसलिए प्रिपेयर करते हैं। बैलेंस शीट आपकी बनती है ये पता लगाने के लिए कि आपके बिजनेस की पोजीशन क्या है। आप अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को पता लगाने के लिए आप बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं। अब फाइनेंशियल पोजीशन आपको पता चलती है अपने बिजनेस के अंदर ये देख के एसेट्स कितने हैं एंड लाइबिलिटीज़ कितनी हैं। अब ये क्या होता है, तो बेटा एसेट होता है जो चीज़ें या फिर जो चीज़ मेरे बिजनेस करने में हेल्प कर रही हैं वो होती है मेरी एसेट्स। लाइबिलिटीज़ होती है मेरे सारे के सारे कर्जे, ठीक है। तो एसेट के अंदर आ गया, मान लो आप क्लोथिंग का बिजनेस का एग्जांपल लेकर चलते हैं, आपकी जो बिल्डिंग है जहाँ पर आप अपना क्लोथिंग का बिजनेस कर रहे हो वो आपके लिए एसेट है, ठीक है। आपने बैंक से लोन उठाया ताकि आप बिजनेस कर सको, वो आपकी लाइबिलिटी है, आपका कर्जा है। तो एसेट्स वो सारी चीज़ें आ जाएंगी जो आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर रही हैं, जो आपको बिजनेस करने में हेल्प कर रही हैं। लाइबिलिटीज़ होती हैं जो आपके सारे कर्जे होते हैं, राइट। तो ट्रायल बैलेंस आप प्रिपेयर कर रहे हैं एरर को डिटेक्ट करने के लिए। ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस आप लोग इसलिए प्रिपेयर करते हो ताकि आपको ये पता चल जाए कि सारी ट्रांजेक्शन्स को देखने के बाद कि आपको कितना प्रॉफिट हुआ एंड कितना लॉस हुआ। बैलेंस शीट आप बनाते हैं ताकि आपको अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन का आइडिया लग जाए, राइट। अब आ जाओ सिक्स स्टेप के अंदर, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आपने सारे अकाउंट्स प्रिपेयर कर लिए हैं, आपने जर्नल बना लिया, ठीक है, उसके बाद लेजर बना लिया, देन आपने समरी निकाल ली, प्रॉफिट एंड लॉस बना दिया, बैलेंस शीट बना दी, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, ये सब कुछ बना लिया। अब आप क्या करेंगे, अब इसका एनालिसिस करेंगे, यानी कि रिजल्ट निकालेंगे कि इतना अगर मेरे पास एसेट था और इतनी मेरी लाइबिलिटीज थी तो इसका अब क्या फ़ायदा है मुझे, या फिर मुझे पिछले साल इतना प्रॉफिट हुआ था या फिर इतना लॉस हुआ था, तो अब इसका क्या कंक्लूजन है, या फिर अगर मुझे इतना प्रॉफिट हुआ था तो वो किस रीज़न से हुआ था, अब मैं आगे ऐसा क्या कर सकती हूँ जिससे कि मुझे और ज़्यादा प्रॉफिट हो, या फिर अगर लॉस हुआ तो मैं किस तरीके से इस लॉस को कम कर सकती हूँ, या फिर इन लॉसेस को मैं अपने प्रॉफिट्स में कैसे कन्वर्ट कर सकती हूँ। तो ये होता है हमारा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, यानी कि जो भी आपने पूरे बिजनेस के अंदर किया, काम किया जितना भी, अब उसका क्या रिजल्ट है। तो ये एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन क्या है, ये रिजल्ट ऑफ बिजनेस है।
जैसे इस चार्ट में देखो, अप्रैल के मंथ में आप 50% के करीब करीब ग्रोथ कर रहे हो, मई में आपकी ग्रोथ कम होगी, जून में इतनी हुई है, देन अगेन जुलाई में फिर थोड़ी कम हो गई है। तो ये क्या है, यहाँ से आपको आइडिया लग रहा है कि आपके बिजनेस का ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है, कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है। तो ये अगर ऐसा हो रहा है बिजनेस में तो वो क्यों हो रहा है, आप इस चीज़ को एनालाइज कर रहे हैं, देन इससे कोई ना कोई कंक्लूजन आप ड्रॉ करेंगे। देन लास्ट स्टेप विल बी कम्युनिकेशन। अब सब काम हो गया है, अब हम लोग क्या करेंगे, जो भी हमने एनालिसिस किया है उसका ये जो रिजल्ट है हम लोग अपनी वेबसाइट्स के अंदर, वेबसाइट के ऊपर क्या करेंगे, उसे पब्लिश कर देंगे। इट इज़ कंपल्सरी, इट इज़ मैंडेटरी फॉर कंपनीज टू रिवील देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, हर एक कंपनी है जो, उनके लिए कंपल्सरी है कि वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को, या फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बोलते हैं हम लोग इसे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वो पब्लिश करें अपनी वेबसाइट के ऊपर, ताकि सबको पता चल सके कि आप अपने बिजनेस के अंदर कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। अब इसका रीज़न क्या है कि कंपनी क्यों बताएगी पब्लिक को, पहले तो किसको बताएगी, कम्युनिकेट किसको करेगी, ये सबसे पहले जो आप जनरल पब्लिक को रिवील करना होता है। ठीक है, लोगों को बताना होता है कि हमने इस साल इतना पैसा कमाया, इतना हमने रेवेन्यू जनरेट किया। देन उसके बाद एक जनरल पब्लिक को बताते हो, आप गवर्नमेंट को बताते हो। ठीक है, ये जो लीगल बॉडीज़ होती हैं हमारे पास, इनकम टैक्स होगी, अदर बॉडीज़ हैं हमारे पास, उन सबको आप रिवील करते हो कि हमने इतना पैसा कमाया बिजनेस के अंदर। ठीक है, उसके बाद आप मीडिया को भी सेम चीज़ रिवील करते हो। अपने शेयर होल्डर्स को कम्युनिकेट करने के लिए आप क्या करते हो, अपने वेबसाइट के ऊपर अपने रिजल्ट्स को रिवील करते हैं। जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स होते हैं हमारे, उनको भी बताने के लिए आप क्या करते हो, अपनी वेबसाइट पे रिवील करते हो कि आपने इतना पैसा कमाया। अपने एम्प्लॉयज़ को भी रिवील करना है कि आपने इतना पैसा कमाया, पैसा आया तो कहाँ से आया। तो ये सब कौन है, इन सब के लिए, इन सब को हमें इंफॉर्मेशन देनी होती है कि हमने इतना काम किया है और इतना हमने रेवेन्यू जनरेट किया है, या इतने प्रॉफिट्स हैं, इतने लॉसेस हुए हैं। तो ये कम्युनिकेशन का काम हम लोग किसके लिए करते हैं, इन लोगों के लिए करते हैं, ये हमारे यूज़र्स हैं, राइट। अब इन्हें बताना ज़रूरी क्यों है, इन्हें बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जो कंपनीज़ होती हैं वो सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करती हैं। तो इनका ये फ़र्ज़ बनता है, ये इनकी ड्यूटी बनती है कि ये बताएं बाकी लोगों को कि इन्होंने सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किस तरीके से किया है। ठीक है, तो ये ऑब्लिग्ड होते हैं सोसाइटी को कि ये बताएं कि उन्होंने किस तरीके से सोसाइटी के रिसोर्सेज का इस्तेमाल किया है। सो दैट इज़ वाई इट इज़ मैंडेटरी फॉर द कंपनीज टू रिवील देयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हर साल इन्हें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिवील करना होता है, राइट। तो ये थी हमारी प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। अब आपने प्रोसेस देख ली है, प्रोसेस देखने के बाद हम लोग ये देखते हैं कि इसका मीनिंग क्या था। एक बार प्रोसेस हम लोग दोबारा से रिपीट कर देते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था बिजनेस ट्रांजेक्शन्स कौन सी हैं। ठीक है, उसके बाद हमने जो मॉनेटरी टर्म्स वाली ट्रांजेक्शन्स थी सिर्फ उसको कंसीडर किया था। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को पहले आइडेंटिफाई किया, देन उसके बाद हमने ये देखा कि मॉनेटरी टर्म्स में जो रिकॉर्ड हो सकती है सिर्फ उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम कंसीडर करेंगे। थर्ड स्टेप में हम लोगों ने रिकॉर्डिंग की थी, रिकॉर्ड में जिसमें कि हम लोग जर्नल प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद हमने क्लासीफाइंग किया था, क्लासीफाइंग के अंदर हम लोग लेजर प्रिपेयर करते हैं। देन उसके बाद समरी की थी, समरी में हम लोग, समराइजिंग में हम लोग क्या कर रहे थे, 3 स्टेटमेंट्स बना रहे थे। एक तो था हमारे पास ट्रायल बैलेंस, देन उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, देन था बैलेंस शीट। ठीक है, समराइजिंग के बाद हम लोग करते हैं एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। अब इस एनालिसिस के अंदर हम लोग कंक्लूड कर रहे हैं कि जो हमने ये जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाई या फिर पूरे बिजनेस के अंदर जितने भी ट्रांजैक्शन की, उसका क्या कंक्लूजन है। देन उसके बाद हम लोग क्या रिजल्ट जनरेट कर सकते हैं उससे। लास्ट स्टेप था हमारा कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन में हम लोग जितने भी
पार्टीज़ हैं या फिर यूज़र्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट के, उनको हमारे जो रिज़ल्ट्स हैं वो रिवील कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपका जो रिज़ल्ट जब आता है एग्ज़ाम्स का, तो वो रिज़ल्ट आप क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को दिखाते हैं, ठीक है? आप जो टीचर्स हैं वो आपके पेरेंट्स को आपका रिज़ल्ट दिखाते हैं। तो वो क्या है, वो कम्युनिकेशन है कि आपने पूरे साल के अंदर क्या किया। देन आपका जो रिपोर्ट कार्ड हो गया उसके बारे में आपको वो आपके पेरेंट्स को वो रिपोर्ट कार्ड दे देते हैं, ठीक है? तो वो क्या है, वो कम्युनिकेट कर रहे हैं कि आपकी परफॉर्मेंस क्या रही है पूरे साल के अंदर, राइट? ये हो गया था कम्युनिकेशन। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग वहीं से जनरेट हो रहा है आपका प्रोसेस से ही। Accounting is the art of recording, classifying, and summarizing in a significant manner and in terms of money, transaction, and events, which are in part at least of a financial character and interpreting the results thereof. तो बहुत सारी अकाउंटिंग की डेफिनेशंस आपकी बुक के अंदर है, बट जो आप ये बोल सकते हो सबसे ज़्यादा कंसिडर की जाती है वो है अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट्स, ठीक है? ये इन्होंने ये डेफिनेशन दी है। क्या बोल रहे हैं, अकाउंटिंग क्या है, ये वो आर्ट है जहाँ पर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, क्लासीफाइंग कर रहे हैं एंड समराइज कर रहे हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर। रिकॉर्डिंग में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग जर्नल प्रिपेयर करते हैं, है ना? क्लासीफाइंग में आप लोग क्या करते हैं, आप लेजर प्रिपेयर करते हैं। समरिंग में आप लोग क्या करते हैं, आप लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं, आप प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं एंड आप एक बैलेंस शीट बनाते हैं, राइट? तो ये क्या है, अकाउंटिंग क्या है, ये वो आर्ट है जहाँ पर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, आप क्लासीफाई कर रहे हैं, आप समराइज कर रहे हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी। सिर्फ वो ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड कर रहे हो या क्लासीफाई या समराइज कर रहे हो जिसे आप मनी की टर्म में कैलकुलेट कर सकते हो। सिर्फ उन ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स को आप रिकॉर्ड कर रहे हो जो कि आप मनी की टर्म्स में आप मेजर कर सकते हो। विच आर इन पार्ट एटलीट्स ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर, पूरी तरीके से फाइनेंशियल कैरेक्टर की है या फिर हाफ इन पार्ट में वो फाइनेंशियल कैरेक्टर की है। एंड देन उसके बाद आप क्या करते हो, इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स देयर ऑफ, जो आपका लास्ट सेकेंड स्टेप था जहाँ पर आप क्या करते, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। आप अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को उसके बाद क्या करते हो, उसका कोई कंक्लूजन जनरेट करते हो, राइट? तो ये था हमारा मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो प्रोसेस करवाने का पर्पस यही था ताकि आपको ये जो मीनिंग है वो इजीली क्लियर हो सके, ठीक है? आप सिर्फ वही ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो जो कि फाइनेंशियल नेचर की है। देन उसके बाद आप क्या करते हो, उससे इंटरप्रेट करते हो, आप कोई ना कोई रिजल्ट निकालने की कोशिश करते हैं, ठीक है? रिजल्ट नहीं निकालोगे तो फ़ायदा है क्या ये बुक्स ऑफ ट्रांजेक्शन्स को, सॉरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को मेंटेन करने का। याद करो क्लास स्टार्ट करते वक्त मैंने क्या बताया था, जो मिस्टर ए थे वो सीए के पास गए ही क्यों थे, क्योंकि उन्हें ये जानना था कि वो अपने बिजनेस में कितना पैसा कमा रहे हैं, ठीक है? तो पर्पस ही क्या है अकाउंटिंग का, इससे आप कोई ना कोई रिजल्ट जनरेट करना चाहते हो, कोई इंटरप्रिटेशन या एनालिसिस करना चाहते हो, ठीक है? तो ये थी हमारी मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स भी देख लेते हैं हम लोग। पहला ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कीप सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को आप प्रॉपरली रिकॉर्ड कर सको इसलिए आप लोग क्या करते हो, अकाउंटिंग को मेंटेन करते हो या फिर अकाउंटिंग इसलिए आप करते हो। अगर आप अकाउंटिंग नहीं करोगे देन आपको पता नहीं चलेगा कि आपने क्या कितना कमाया, ठीक है? कितना आपने सामान मंगवाया था, हमें पिछले दिन का नहीं याद रहता है, तो आप इतने पूरे साल की ट्रांजैक्शन को कैसे आप याद रखोगे, ठीक है? तो हम लोग अकाउंटिंग क्यों करते हैं, ताकि हमें एक सिस्टमैटिक रिकॉर्ड मेंटेन कर सके बिजनेस ट्रांजैक्शंस का। उसके बाद हम लोग क्यों करते हैं अकाउंटिंग, टू असर्टेन द प्रॉफिट एंड लॉसेस ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड। एक टाइम पीरियड के अंदर मैंने कितना पैसा कमाया, यानी कि कितना मुझे प्रॉफिट हुआ या फिर कितना मुझे लॉस हुआ, ये जानने के लिए मैं अकाउंटिंग करती हूँ। अब जान तो लिया कि कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ, वो हुआ क्यों ये भी जानना ज़रूरी है, टू नो वाई वी हैड प्रॉफिट्स और लॉसेस। इतना प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, ये रीजंस भी जानना ज़रूरी होते हैं। द नेक्स्ट विल बी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज़। ये जो हम लोगों ने बात की थी, जनरल पब्लिक हो गई, बैंक्स हो गए, मीडिया हो गए, गवर्नमेंट होगी, लीगल बॉडीज़ हो गई, ये कौन है, ये पार्टीज़ हैं जो कि इंटरेस्टेड होती हैं ये जानने में कि कंपनी के अंदर क्या चल रहा है, यानी कि कंपनी कितना पैसा कमा रही है, पैसा कमा रही है तो वो कैसे कमा रही है। तो इन
पार्टीज़ को इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है। मैं बता चुकी हूँ क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं, कंपनीज़ क्या करती हैं, रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रही है सोसाइटी के, तो इन्हें बताना ज़रूरी होता है, इन्हें इन्फॉर्मेशन देना ज़रूरी होता है। अब वो इन्फॉर्मेशन कैसे जाएगी, जब आप अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। अब आप डायरेक्टली आके स्पीच दे दो कि हमने इतना पैसा कमाया, यहाँ से हम लोगों ने रॉ मटेरियल मंगवाया, देन हम लोगों ने इतना सामान बेचा, कोई नहीं यकीन करने वाला। ये वो यकीन आप पे कब करेंगे, जब आप उन्हें आप अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाते हो, जब आप उन्हें अपनी अकाउंटिंग दिखाते हैं, ठीक है। तो हम लोग अकाउंटिंग करने का मकसद क्या है हमारा, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज, टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। फाइनेंशियल पोजीशन हमें कैसे पता चलती है, बैलेंस शीट की हेल्प से। तो बैलेंस शीट आप इसीलिए बनाते हो ताकि आपको अपने बिजनेस का पता चल सके, कितने आपके पास एसेट्स हैं और कितने आपके पास लाइबिलिटीज़ हैं। देन लास्ट विल बी टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स। अब अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं अपनी सारी ट्रांजैक्शंस को, तो आपको पता चलता रहता है कि कोई गलती तो नहीं हो गई है, कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया है, ठीक है। और अगर ऐसी चीज़ें ना हो, इसलिए आप इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए भी आप लोग अकाउंटिंग करते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे ऑब्जेक्टिव्स अकाउंटिंग के। सो आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। अभी कुछ टॉपिक्स हैं हमारे जो इसमें अभी पढ़े हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करने वाले हैं। सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ क्लास। आई होप कि आज की क्लास आपको क्लियर हो गई हो। इन केस अगर आपका कोई डाउट है तो आप वो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं बाद में उसका रिप्लाई कर दूँगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।